नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के तहत शुक्रवार को रोहतास जिले के बिक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम यहां से 48,500 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बिहार में जिन योजनाओं का उद्घाटन करेंगे उसमें पटना गया डोभी 4 लेन सड़क, गोपालगंज में 4 लेन एलिवेटेड रोड लागत 249 करोड़ रुपए, सासाराम से अनुग्रह नारायण रोड तक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन, जहानाबाद में छात्रावास और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण, कजरट नवाडी से सोननगर के बीच तीसरी लाइन। इसके अलावा पीएम मोदी जिन योजनाओं का आज बिहार में शिलान्यास करेंगे उसमें नवीनगर में फेज़ 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 बिजली इकाइयाँ, NH 922 पर बक्सर और भरौली के बीच गंगा पुल, रामनगर कच्ची दरगाह NH 129D लागत 1083 करोड़, हार्डिंग पार्क पटना में 5 टर्मिनल का रेलवे प्लेटफॉर्म, NH 119A के पटना आरा सासाराम खंड 4 लेन, NH 319B के बीच वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन बनाना शामिल है। तो ये वह प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करेंगे, कुछ का शिलान्यास करेंगे। रोहतास यानी रोहतास ज़िले के बिक्रमगंज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार को 48,000 करोड़ की सौगात देंगे। हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, तो पीएम तो बिहार में हैं। पीएम आज बिहार में उनका दूसरा दिन, कल भव्य रोड शो पटना में और आज बारी रोहतास की। रोहतास क्या कुछ अपेक्षा कर रहा है प्रधानमंत्री से? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास उद्घाटन है, ऐसे में क्या तैयारियां हैं? कब तक रुकेंगे वहां? कौन कौन से मुख्य प्रोजेक्ट्स होंगे और जनसभा को कब संबोधित करेंगे? जी कुणाल, देखिए सबसे पहली बात है कि जो पीएम मोदी कल ही पटना शाम में आ गए थे, उसके बाद वो रोड शो किए थे, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी कार्यालय में मीटिंग भी की थी। उसके बाद जो है आज उनका जो कार्यक्रम है वो विक्रमगंज में है और विक्रमगंज में जो है एनटीपीसी जो है जो वो उनके द्वारा जो ऐलान किया जाएगा, जो 2400 मेगावाट की होगी, जिसकी लागत जो है 29,000 करोड़ रुपए होगी। उसके बाद पटना सासाराम ग्रीनफील्ड 4 लेन एक्सप्रेस का भी ऐलान करेंगे वो। उसके बाद जो है वाराणसी कोलकाता रांची 6 लेन जो है उनका भी यहीं से ऐलान करेंगे। पटना के रिंग रोड रामनगर कच्ची दरगाह जो है उनका भी करेंगे और गंगा ब्रिज जो बक्सर में है उनका भी ऐलान करेंगे। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो बिहार सरकार के द्वारा लंबे समय से मांग थी कि ये सब योजना पर काम हो। तो जिसको लेकर जो है पीएम मोदी जो है ये सब कार्यक्रम को आज शिलान्यास करके वहां पर बिहार की जनता को बड़ी सौगात देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश, आप नज़र बनाए रखिएगा। और अगली बड़ी खबर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही जुड़ी हुई। बिहार के 2 दिवसीय दौरे के बाद आज दोपहर पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के कानपुर भी पहुंचेंगे। यहां पीएम मोदी पहलगाम के आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि देंगे और उनके परिजनों से संवेदना व्यक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दोपहर 2:20 पर चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जिला प्रशासन की ओर से शुभम के माता पिता, पत्नी और अन्य परिजनों को एयरपोर्ट लाने की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी विशेष विमान से उतरने के बाद सबसे पहले शुभम के परिवार से लगभग 10 मिनट तक मुलाकात करेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कानपुर के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मैदान से प्रदेश को 47,573 करोड़ रुपए की लागत वाली 15 बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान वह रिमोट से मेट्रो, तापीय विद्युत परियोजनाओं, पुलों और सड़कों सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से, उनसे बातचीत करेंगे। शिवा,
बिहार के दौरे के बाद, वहां से फुर्सत पाने के बाद सीधे पीएम का कानपुर आगमन होना हो रहा है। ऐसे में कानपुर कितना तैयार है, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आज पीएम के लिए वहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ शेड्यूल पूरा रहने वाला है, अपडेट दे दीजिए। जी बिल्कुल, जिस समय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कानपुर में तय हो गया था उसके बाद से ही जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें प्रधानमंत्री का जो जहाज है जब एयरपोर्ट पर उतरेगा तो वहां पर उस शुभम जो मृतक था पहलगाम में उसके परिजनों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद बाय रूट द्वारा चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, जहां पर उनकी जनसभा होगी और वहां पर ही वो कानपुर मेट्रो और विद्युत परियोजना का उद्घाटन करेंगे। शुभम, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका शिवा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता शिवा हमें बता रहे थे कि इस तरह कानपुर में उनका आगमन होना है। पहलगाम आतंकी हमले में दिवंगत शुभम द्विवेदी के परिवारजनों से भी उनका मुलाकात तय है। शुभम के परिवार वाले एयरपोर्ट ही पहुंचेंगे, एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री उनसे कुछ देर के लिए मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। उसके अलावा भी कई सारी योजनाएं, जिनमें 47,573 करोड़ रुपए की लागत वाली 15 बड़ी परियोजनाएं हैं, उसकी भी सौगात कानपुर को देंगे। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोट द्वार स्थित अपर जिला और सत्र न्यायालय शुक्रवार को फैसला सुनाएगी। अदालत के फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी हैं। कोट द्वार में इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स कोट द्वार बुलाई गई है। अदालत परिसर के बाहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। बीते 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की है। कोट द्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई शुरू हुई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया था। तीनों हत्यारोपी वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई थी। करीब 2 साल और 8 महीने तक ये सुनवाई चली। अभियोजन पक्ष की ओर से 47 गवाह अदालत में परीक्षित कराए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश कराया गया। इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल का। वह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, बहुत चर्चित हत्याकांड है ये अंकिता भंडारी हत्याकांड। ऐसे में पूरे प्रदेश की जनता के निगाहों के अलावा देश भर की जनता इस केस को देख रही है। आज इस केस के फैसले का दिन है, क्या कुछ तैयारियां हैं सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, मॉनिटरिंग के लिहाज से, और कब तक फैसला सुनाया जा सकता है? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जब ये मामला हुआ था उस समय पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश जो है वो सहम गया था। हर कोई जानना चाहता था कि जो इतना जघन्य अपराध हुआ है एक बच्ची के साथ, अगर कहें कि क्योंकि वो इतनी ज्यादा उम्र की नहीं थी कि उसके साथ पहले दरिंदगी की गई, फिर उसे मार दिया गया, तो ये किसने किया? जिसके बाद 3 नाम सामने आए। 3 नाम सामने आने के बाद एक बात जो है जो है पूरा बातचीत चली, पूरा का पूरा जो है चला के आगे। और उसके बाद अगर आज बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर सुनवाई है। उसके बाद सुनवाई के बाद आज फैसला आना है। फैसले की अगर बात करें हम तो उसको लेकर पूरा पुलिस वहाँ पे लगाया गया है, तैनात किया गया है। कोशिश ये की गई है कि किसी भी तरह से हो सकता है कि कोई फैसला ऐसा आ जाए जिससे लोग नाराज हो जाए, तो नाराज ना हो, इसको लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई है कि कैसे लोगों को संभाला जाए। इसके साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि लोगों को बहुत समय से इसका इंतजार था, इसकी क्या फैसला आता है। जिस तरह से 3 दोषी थे उसमें से एक तो बीजेपी की बड़े नेता का बेटा था, तो बहुत सारी चीजें इसको लेकर जो है एक के बाद एक सवाल उठ रहे थे और उन सवालों का जवाब आज जो है वो मिल सकता है। योगेश, वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक, आप तीनों आरोपियों के बारे में बता ही रहे हैं, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन पर
आरोप तो तय कर दिए गए थे एसआईटी की तरफ से जो चार्जशीट है, तो क्या यह माना जाए कि दोषी करार दिए जा सकते हैं या फिर डिफेंस के तरफ से भी काफ़ी कुछ किया गया है इस केस में? नहीं, डिफेंस तो बिल्कुल जरूर चाहेगा कि हम किसी भी तरह से इस मामले को जो है वो अपने पक्ष में लिया जाए। हाँ। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि जो इतना लंबा ट्रायल चला है, जो इतनी गवाहियां हुई हैं, जो इतना देर तक जो है केस चला है, तो उम्मीद है कि ये पूरे के पूरा जो अंकिता भंडारी है उसके परिजनों के पक्ष में ये आएगा इंसाफ। लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि अंकिता भंडारी को आज जो है पूरी तरह से इंसाफ मिल जाएगा। कब तक उम्मीद की जाए योगेश, फैसला आ जाएगा? दोपहर तक पूरी उम्मीद है कि ये फैसला सामने आ जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था पूरे चाक चौबंद? बिल्कुल, पूरा जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि भारी पुलिस बल को लगाया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से मामला ना बिगड़े, इसको लेकर भी पूरी व्यवस्था की गई है। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए योगेश आपका बेहद शुक्रिया। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है नीट पीजी 2025 की परीक्षा से जुड़ी हुई, जहां नीट पीजी 2025 परीक्षा को 2 पाली में कराए जाने के नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट की तरफ से दाखिल की गई यह याचिका है। इस याचिका में पूरे देश में एक ही सत्र में परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। नीट पीजी की यह परीक्षा 15 जून को होनी तय है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नीट पीजी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज वह सुनवाई होगी। नीट पीजी 2025 पर यह बड़ी सुनवाई है, जहां नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के फैसले को चुनौती दी गई है। नीट पीजी 2025 की परीक्षा को 2 पाली में कराए जाने का विरोध किया गया है और इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, नीट पीजी की परीक्षा वह भी 2 पाली में होनी तय है 15 जून को। ऐसे में यह पूरा विरोध है क्यों, यह भी बता दीजिएगा, जब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के इस ऑर्डर को चैलेंज किया गया है। और ऐसे में आज जो अहम सुनवाई होनी है उसमें क्या प्रमुख बिंदु हो सकते हैं विवेक? विवेक, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से जुड़ने की, लेकिन यह बड़ी खबर लगातार हम उस पर बने हुए हैं, जहां नीट पीजी 2025 पर आज बड़ी सुनवाई होनी है और नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के फैसले को चुनौती दी गई है, क्योंकि इस बार नीट पीजी 2025 की परीक्षा को 2 पाली में कराए जाने का आदेश जारी किया गया है। हमारे संवाददाता दोबारा हमसे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विवेक, उनका रुख करेंगे। विवेक, ये नीट परीक्षा पीजी की 2 पाली में होनी तय है 15 जून को। ऐसे में आज अहम सुनवाई है, जहां इस पूरे प्रक्रिया को चैलेंज किया गया है। क्या कुछ प्रमुख हाइलाइट्स होने वाले हैं आज के फैसले में और या सुनवाई में, और क्यों इसे चैलेंज किया गया, यह भी बता दीजिएगा। विवेक, आवाज जा रही है आप तक? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन यह खबर हमने आपको बताई, जहां नीट पीजी 2025 की परीक्षा पर आज बड़ी सुनवाई है। और इस बीच अगली बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई आ रही है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार पर किसी कार्रवाई का खुलासा न करने पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा के हलफनामे को अस्वीकार कर दिया है और प्रदेश के 42 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के बारे में हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने आज 30 मई को प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश, प्रभारी अधीक्षक और डिप्टी एसआई स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज और मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रयागराज को हाजिर रहने का निर्देश दिया है। साथ ही जिलाधिकारी और नगर आयुक्त को एसआरएन अस्पताल के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखने का आदेश दिया है। याचिका की सुनवाई आज 11:30 बजे होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने डॉक्टर अरविंद गुप्ता की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा
सीएमओ प्रयागराज एसआरएन अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक ने हलफनामा दाखिल कर कृत कार्रवाई की जानकारी दी। जिलाधिकारी और नगर आयुक्त और पुलिस कमिश्नर ने भी जानकारी दी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आलोक सिंह जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आलोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो हलफनामा मांगा है उसमें मूलभूत सुविधाओं का जिक्र किया गया है। ऐसे में कितना गंभीर यह मामला है और आज क्या कुछ अहम हाइलाइट्स हो सकते हैं? बहुत ही प्राचीन अस्पताल है और ये मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आता है और पूरे मंडल के जो मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ की बहुत बदहाली देखने को मिलती थी। यहाँ पे मरीजों का ठीक से इलाज नहीं किया जाता था। मरीजों को मुफ्त दवा की व्यवस्था है, लेकिन मरीजों को चिकित्सक बाहर से दवा खरीदने के लिए मजबूर करते थे। सारी जांचें स्वरूप रानी अस्पताल में है, चाहे MRI हो, CT स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड हो, लेकिन वहाँ के चिकित्सक उन्हें बाहर से जांच भी कराने के लिए लिखते थे। तो इन सब मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। DM रविंद्र कुमार ने 3 दिन पहले निरीक्षण किया और बहुत सारी खामियां पाई थी। जो हलफनामा सरकार की तरफ से दाखिल किया गया उससे इलाहाबाद हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं और आज प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को इस पर अपना हलफनामा देना है। तो आज भी इस मामले पर सुनवाई चल रही है। साथ ही स्वरूप रानी अस्पताल के आसपास भारी अतिक्रमण होता है, पोस्टमार्टम हाउस भी वहीं पर है, तो ऐसे में साफ सफाई की क्या व्यवस्था है, ये सारी समस्याओं को लेकर ये जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे प्रदेश में मेडिकल कॉलेज और उसके अंतर्गत आने वाले अस्पतालों की क्या स्थिति है, इस पर समुचित रिपोर्ट और समुचित ब्यौरा मांगा है। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस महत्वपूर्ण मामले पर आज फिर सुनवाई होगी। बीते बृहस्पतिवार को भी इस पर सुनवाई हुई थी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी आई है। भारत में कोरोना में एक्टिव केस 1200 से अधिक हो चुके हैं। फैलाव JN1 और LF7 जैसे ओमिक्रॉन सब वेरिएंट्स के कारण हो रहा है। केरल से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में वर्तमान में लगभग 210 सक्रिय कोविड-19 के मामले हैं, जो देश में केरल में 430 केस के बाद दूसरे स्थान पर है। मुंबई में मई महीने में अब तक 242 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें हाल ही में 35 नए मामले भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के पुणे में भी कुछ मामूली मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि ठाणे में हाल ही में एक युवक की मृत्यु हुई है, जिससे एक क्षेत्र में सतर्कता बढ़ गई है। तो कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देश भर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। एक्टिव केस की संख्या 1200 से पार है। केरल से लेकर महाराष्ट्र तक लगातार मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो 210 सक्रिय कोरोना केस है और ऐसे में ठाणे में हाल ही में एक युवक की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद सक्रियता और बढ़ा दी गई है। जो वेरिएंट्स हैं उनमें JN1 और LF7 जैसे ओमिक्रॉन सब वेरिएंट शामिल हैं और एक्टिव केसों की संख्या जैसे हमने आपको बताई 1200 से पार हो चुकी है और कुछ केस महाराष्ट्र के पुणे में भी दर्ज किए गए हैं। तो कोरोना को लेकर के यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पूरे देश भर में 1200 से अधिक एक्टिव केस हो चुके हैं। महाराष्ट्र में लगभग 210 सक्रिय मामले हैं और केरल में 430 मामले सक्रिय हैं। हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सरबजीत, लगातार भारत में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी संख्या हो गई है कोरोना संक्रमित मरीजों की। क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास है और आगे रोकथाम के लिए कितने प्रबंध किए जा रहे हैं? महाराष्ट्र में जिस तरह से कोविड के केसेस 210 सक्रिय केसेस पाए गए हैं, जिसमें जब सबसे ज्यादा जो केसेस है वो मुंबई समेत जो है पुणे में भी कई केसेस पाए गए हैं। हाल ही में 35 जो नए मामले हैं केसेस वो सामने आए हैं। पुणे और थाने में जो है कम मामले सामने आए हैं, लेकिन एक युवक की मृत्यु भी हुई है ऐसी बताया जा रहा है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सभी जो कोविड नियमों का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। वही कोविड की जो 9 पहले इसके लिए भी जो स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों से भी अपील किया गया है कि मास्क का प्रयोग किया जाए। तो केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर BMC भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।
और फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। नमस्कार।